नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए हिंदी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। आज की क्लास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया, वाच्य एवं काल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं आज हम। तो इससे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसको मिस मत करिएगा, एक भी चीज स्किप मत कीजिएगा। पूरी क्लास को आराम से देखिएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है। तो पूरी क्लास को आप आराम से देखिएगा और अपनी अच्छी तैयारी के साथ साथ अच्छे मार्क्स के लिए भी आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्रिया। क्रिया एवं उसके भेद पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया से रिलेटेड जो वाच्य हैं वो पढ़ेंगे और क्रिया से रिलेटेड ही क्या है, काल है, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज कि भाई क्रिया क्या होती है। तो देखिए क्रिया क्या है। क्रिया वे शब्द है जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का या फिर किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज आ गई हमारी, किसी कार्य के होने का, किए जाने का, किसी घटना या फिर प्रक्रिया के घटित होने का, किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या फिर स्थिति का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चे फिल्म देख रहे हैं, तो क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर फिल्म देखे जाने का कार्य हो रहा है। तो देख रहे हैं क्या है, क्रिया है। लड़कियां खाना बना रही हैं, क्या कार्य हो रहा है, खाना बनाने का कार्य हो रहा है। तो ये बना रही है क्या है, क्रिया है। आप क्यों हंस रहे हैं, क्या कार्य हो रहा है, हंसने का कार्य हो रहा है। तो हंस क्या है, क्रिया है। मैंने काम कर लिया है, क्या कर लिया है, काम कर लिया है। तो करना क्या हो गया, क्रिया हो गई। धूप निकल रही है, तो क्या क्रिया हो रही है, धूप निकल रही है, यहां पर क्रिया हो रही है। शीला आया से खाना बनवा रही है, क्या क्रिया हो रही है, खाना बनाने की क्रिया हो रही है। शीला आया से खाना बनवा रही है। बिल्ली रसोई में है, अब यहां पर क्या है, बिल्ली की क्या चीज बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है। तो यहां पर क्या है, में है, क्रिया हो जाएगी। शीला बीमार है, शीला की अवस्था बताई जा रही है। किताब मेज पर है, किताब की स्थिति बताई जा रही है। मदन बहुत बूढ़ा है, मदन की अवस्था बताई जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया आई बनती कैसे है या बनी किस चीज से है, वो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, धातु या फिर जिसको बोलते हैं रूट इंग्लिश में। तो यानी क्रिया जो है हमारी, जो जितने भी क्रिया के शब्द हैं वो सारे शब्द जिन शब्दों से बने हैं उनको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। एग्जाम्पल वो इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं उनका क्या होता है, एक मूल रूप होता है। उस मूल रूप से, एक ही मूल रूप से अलग अलग कई सारी क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो वो जो मूल रूप है उसको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। अब मूल रूप क्या होता है आप इससे समझिए। देखिए हम कुछ क्रियाएं में देखते हैं, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करिए, करो, करवाइए आदि, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। अब ये सारी की सारी क्रियाओं में एक चीज कॉमन है, क्या, कर। क्या चीज कॉमन है, कर कॉमन है। तो ये कर क्या है, ये कर है हमारा मूल रूप। कर क्या है, हमारा मूल रूप है जिससे ये सारी की सारी क्रियाएं बनी है। या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धातु। इसको क्या बोलते हैं, धातु रूप बोलते हैं। तो मूल रूप वो हमारा हो गया जिससे हमारी क्रियाएं बनती हैं। सारी की सारी क्रियाएं जिस रूप से बनती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, धातु रूप या फिर मूल रूप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिया के सामान्य रूप। तो जब हम मूल रूप में क्या करेंगे, जब क्रिया के मूल रूप या फिर धातु में ना जोड़ देंगे तो हमारी कौन सी क्रिया बनेगी, सामान्य क्रिया बनेगी। जैसे यहां पर मूल रूप क्या था हमारा, कर। अब कर में हमने ना जोड़ दिया तो कौन सी क्रिया बनी, करना। तो करना क्या हो गई, हमारी सामान्य क्रिया हो गई। ऐसे ही और भी मूल रूप हो सकते हैं, पढ़, पढ़ना। अब पढ़ से देखिए कितनी क्रियाएं बन सकती है, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ो, ये सारी क्रियाएं किससे बनेंगी, पढ़ धातु से बनेंगी। तो मूल रूप क्या हो जाएगा इसका, पढ़ प्लस ना।
ठीक है, पढ़ना, लिखना, खेलना, पीना, चलना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया की सामान्य रूप है। इनमें हम देखें अगर धातु रूप कौन सा है तो खेल धातु रूप है, पी धातु रूप है, लिख धातु रूप है, चल धातु रूप है, खा धातु रूप है। ठीक है, और कैसे पहचान सकते हैं आप भाई धातु रूप को? तो धातु रूप को पहचानने का सबसे आसान तरीका एक और भी है कि आप जिस भी क्रिया का धातु रूप पहचानना चाह रहे हैं उससे पहले आप एक शब्द लिख दीजिए, क्या? तू। उससे पहले क्या लिख दीजिए? तू लिख दीजिए। जैसे अगर आपको ये कई सेंटेंस मिला कि करवाइए में धातु रूप क्या है, तो आप सोचेंगे करवा, करना, क्या होगा धातु रूप, आप नहीं समझ पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको धातु रूप से पहले लगाना है तू। अब तू लगाने के बाद जब आप धातु रूप लगाएंगे तो आपका एक वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे तू कर, तू पी, तू खा, तू सो, तू जा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, धातु रूप है। धातु रूप से तू लगाने पर क्या होगा, पहले हमारा वाक्य का एक अर्थ निकल जाएगा। अभी तू सो, तू खा, तू पी, तू जा, तू रो। ठीक है, तो सारी की सारी जो हमारे धातु रूप है उससे पहले आप तू लगा के देखिएगा। अगर आपका वाक्य आपको लग रहा है कि हाँ भाई सेंटेंस का वाक्य निकल गया, तो हमारा क्या है, वो धातु रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धातु के भेद। तो धातु के हमारे दो भेद होते हैं, एक होती है मूल धातु, एक होती है यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु क्या होती है, यह स्वतंत्र होती है, यानी ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे जा, खा, पी, रह, सो, उठ, ये सारी क्या है, मूल धातु है, ये किसी और शब्द पर डिपेंड नहीं कर रही है। यौगिक धातु हमारी कौन सी होंगी, जब हम मूल धातु में प्रत्यय लगा दें, कोई और धातुओं को संयुक्त कर दें, या फिर संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगा के एक क्या बना दें, क्रिया का रूप बना दें, तो वो सारी क्या कहलाएंगी, यौगिक धातु कहलाएंगी। ये यौगिक धातु हमारी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक बार इनको चेक कर लेते हैं। आप ये सब चीजें नोट करते हुए चलिएगा, चाहे शॉर्ट में इनको नोट करिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी धातु जो है यौगिक धातु, उनके तीन टाइप है। कौन कौन से? प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहली कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया धातु। ये क्या होता है, जहां कार्य खुद ना करके किसी और से करवाया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहां कार्य क्या हो, खुद नहीं कर रहा आदमी, किसी और से करवा रहा है, तो वहां पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, कैसे बनाते हैं, आना या फिर लाना लगा देंगे मूल रूप में, या फिर वाना जोड़ देंगे। जैसे उठ हमारा क्या है, मूल रूप है, तो इसमें आना जोड़ेंगे, उठाना या फिर उठवाना, सो सुलाना या फिर सुलवाना। ठीक है, इसके वाक्य कैसे होंगे कि जैसे हमने भी देखा था कि शीला ने क्या किया, शीला ने आया से खाना बनवाया, तो उसने खुद नहीं बन करा वो काम, उसने किससे करवाया, आया से करवाया। तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब कहीं पर भी कोई भी इंसान या कोई भी चीज क्या हो, स्वयं कार्य ना कर रही हो लेकिन दूसरों से करवा रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, राम ने राकेश से खेत जुतवाया, तो खुद नहीं किया, किससे करवाया, राकेश से करवाया, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, दूसरा रूप हमारा क्या आता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, संयुक्त क्रिया भी बोल देते हैं। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ जाना, ये सब क्या है, हमारी यौगिक क्रिया के उदाहरण है। फिर क्या आता है, संज्ञा या फिर विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है, नाम धातु कहलाती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नाम धातु किसको बोलते हैं, संज्ञा या फिर विशेषण से बनने वाली धातु। अब देखिए कैसे बनेगी, गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, ये सब किससे बनी है, संज्ञा या फिर विशेषण से। गरियाना किससे बनी है, गाली। लतियाना किससे बनी है, लात। बतियाना किससे बनी है, बात। गरमाना किससे बनी है, गरम। तो ये सब क्या है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो संज्ञा और विशेषण से हमारी क्या बन गई, यहां पर क्रियाएं बन गई। तो इनको क्या बोलेंगे हम, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, नाम धातु। ठीक है, नाम से ये धातु यानी नाम से ये क्रिया बनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अब हमारी जो क्रिया है उसके भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक आधार कौन सा है, कर्म के आधार पर, और एक प्रयोग के आधार पर।
ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कर्म के आधार वाला अधिक महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक, सकर्मक, यानी नाम से ही पता चल रहा है अकर्म जिसमें कर्म ना हो, सकर्म जिसमें कर्म मौजूद हो। कर्म हम इससे पहले वाली अपनी लेक्चर में जान चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कारकों के बारे में पढ़ा। तो वहां पर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि भाई कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है? कर्म वो चीज है जिसका इफेक्ट क्या हो, जो हमारा क्रिया हो रही है, क्रिया का इफेक्ट जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, अब देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होगा, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म या फिर कार्य की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव जो है सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्म क्या होगा यहां पर? नहीं होगा। जैसे राकेश खेलता है, अमन दौड़ता है। अब यहां पर क्या है? राकेश खेलता है। अब जो ये क्रिया है इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? राकेश पे। अमन दौड़ता है, सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? अमन पे। तो जहां पर भी क्या हो, हमारा कर्म मिसिंग होगा, कर्म नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्या है यहां पर? राकेश खेलता है, क्रिया का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहां पर हमारी क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। तो यहां पर क्या होगा हमारा? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कर्म की आवश्यकता है। यहां पर मामा जी बाजार जाते हैं, सोनिया खाना खाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अब ये जाने की क्रिया, बाजार पे इसका असर पड़ रहा है। खाना, खाना की जो क्रिया हो रही है, खाती है, ये इसका अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। तो यहां पर क्या है? यहां पर हमारे कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज तो आपने कई बार सुनी भी होगी, समझी भी होगी, पढ़ी भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज जो आप थोड़ी सी मिस कर जा रहे होंगे, या कभी गलती भी हो जाती होगी इस चीज में, कि यहाँ पर जो है ये वाक्य लिखा ना कि आवश्यकता होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ये जो शब्द है दोनों, आवश्यकता होती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? कि कोई भी हमारा वाक्य है, कोई भी हमारा एक वाक्य है जैसे मैं ले लूं, श्याम खाता है, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम, रजनी रोती है। अब ये दो वाक्य है। अब दोनों वाक्यों में आप देखोगे कि इनमें दोनों में ही क्या है? कर्म मिसिंग है। कर्म क्या है? मिसिंग है। ना इसमें कर्म है ना इसमें कर्म है, सीधे करता है, क्रिया है, सहायक क्रिया है, करता है, क्रिया है और सहायक क्रिया है, दोनों में ही कर्म मिसिंग है। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि ये जो हमारे दोनों वाक्य है, इसमें कर्म की आवश्यकता किस वाक्य में बनी हुई है। तो अगर आप पहला वाक्य देखेंगे तो इसमें कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि भाई श्याम खाता है। क्या खाता है? श्याम क्या खाता है? कुछ ना कुछ तो खा रहा है, खाना खाता है, सेब खाता है, फल खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता है। इसका मतलब क्या है? इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। तो जब इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता बनी हुई है तो ये कैसी क्रिया होगी? ये कैसा होगा हमारा वाक्य? सकर्मक होगा। ये हमारा कैसा है? सकर्मक है। जहां पर क्रिया की आवश्यकता बनी हुई हो वो सकर्मक कहलाएगा। अब आप देखें इसको, रजनी रोती है, क्या यहाँ पर क्रिया कर्म की आवश्यकता बनी हुई है? क्या हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि रजनी क्या रोती है? कोई सेंटेंस नहीं बनना। रजनी रोती है, ये अपने आप में सफिशिएंट सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं बनी हुई। तो ये क्या हो गया? तब ये हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर कर्म की आवश्यकता हो वो सकर्मक,
चाहे कर्म दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। जहां पर कर्म की आवश्यकता ही नहीं है वो अकर्मक होगी। अब इसको आप पहचानोगे कैसे? आपको क्या करना है, जो हमारा क्रिया है उससे पहले क्या लगा देना है, उससे पहले क्या लगा देना है, क्या लगा देना है। अगर क्या लगाने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ भाई वाक्य सही बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं राजेश दौड़ता है, राजेश दौड़ता है, तो ये कैसी क्रिया है? अब मैं क्या बोल सकता हूं कि राजेश क्या दौड़ता है? नहीं, कोई सेंटेंस नहीं बनना। राजेश दौड़ता है, हाँ भाई ये कैसी है हमारी, अकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है हमारी, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। राजेश सोता है, राजेश सोता है, कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। इसमें भी क्या नहीं लग सकता। क्या आप पूछ सकते हो कि भाई राजेश क्या सोता है? नहीं, राजेश सोता ही अपने आप में सफिशिएंट सेंटेंस है। अगर हम बात करें और वाक्यों की कि भाई जहां पर कर्म मिसिंग हो लेकिन वो हो सकर्मक, तो आप बोल सकते हैं कि भाई राजेश गाता है, क्या गाता है, गाना गाता है। तो यहां पर क्या है, हमारे कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है। तो कर्म प्रेजेंट हो चाहे ना हो, हमको वाक्य में क्या देखना है कि वाक्य में कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अगर आवश्यकता बनी हुई है और कर्म प्रेजेंट नहीं है तब भी वो क्या होगा, सकर्मक होगा। और आवश्यकता नहीं बनी हुई तो वो अकर्मक होगा। पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बतला दिया। क्रिया से पहले क्या लगाना है, आपको क्या लगा देना है। क्रिया से पहले क्या लगा दोगे तो आप पहचान जाओगे कि भाई इस क्या की जगह पे कुछ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अकर्मक और सकर्मक का आपका बिल्कुल जड़ से मैंने समाधान कर दिया है। अब आपका मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन अकर्मक और सकर्मक का गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं सकर्मक की। तो सकर्मक क्रिया के फिर दो भेद है, कौन कौन से? एक कर्मक, यानी जिसमें एक कर्म हो और जिसमें दो कर्म हो। जहां पर क्या होगा, एक कर्म होगा वह अखबार पढ़ता है। अब यहां पर क्या है, एक ही कर्म है, तो ये क्या हो गई, एक कर्मक हो गई। ऐसे द्विकर्मक, जहां पर क्या हो, दो कर्म हो। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। अब यहां पर क्या है, दो कर्म है, पुत्र और पुस्तक, तो ये क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। जहां पर भी आपको क्या दिखे, वाक्य में दो कर्म दिख जाए तो क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी। और द्विकर्मक के लिए आपको क्या लगाना है, किसे और क्या। ये दो वाक्य, ये दो शब्द आपको उसमें फिट करके समझ में आ जाएगा। पिता ने किसे क्या पढ़ाया, तो पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। ये हमने जब कारक पढ़े थे तब भी मैंने आपको समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद देखते हैं। पहला क्या है, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। संयुक्त क्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं का मेल हो रहा होगा वहां पर क्या बनेगी, हमारी संयुक्त क्रिया बनेगी। जैसे मैंने पत्र लिख दिया है। अब यहां पर देखिए, एक तो ये लिख और एक ये दिया, दो धातु आ गई, तो ये क्या हो गई, हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर आपको क्या हो, दो धातु मिल जाए वहां पर क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगी। और इसके एग्जाम्पल अगर आप समझे तो आप क्या बोल सकते हैं भाई, राजेश सो गया है। अब यहां पर दो क्रिया आ गई, सोना और गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, दो धातु या दो क्रिया मिल जाए वहां पर होगी संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया आप सभी जानते होंगे क्या होती है, कि जो हमारी जो क्रिया है उसको अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रिया का रूप का, तो उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या होती है, तुम खेल रहे थे। अब खेल रहे क्या हो गई क्रिया, ये थे, सॉरी खेल क्या हो गई क्रिया, रहे थे क्या हो गया हमारा सहायक क्रिया।
वह नाचता है, ये क्या हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो जो इंग्लिश में इज एम आर होता है, जैसे वाज एंड वर होता है, वो सब क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही हमारी हिंदी में होती है सहायक क्रियाएं, मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट करने के और उसे पूरा करने में सहायक होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी मुख्य क्रिया है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए। अर्थ स्पष्ट करने से क्या मतलब, जैसे तुम खेल रहे थे, अब यहाँ पे खेल रहे थे का अर्थ स्पष्ट हो गया कि ये बात हमारे भूतकाल की हो रही है, पहले की बात चल रही है, तो ये खेलना जो क्रिया है ये भूतकालिक क्रिया है। वह नाचता है, ये क्या है, प्रेजेंट की क्रिया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से कि एक जो चीज हमारी हो रही है प्रेजेंट में थी, पास्ट में थी या फ्यूचर में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तीसरा हमारा टाइप है क्या, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होगी जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में बदल जाता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पढ़कर खेलने चला गया, तो ये जो पढ़कर है ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है ये, पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरा कार्य करने लगे उसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। मोहन भोजन करके सो गया, मोहन भोजन करके सो गया, तो यहां क्या हुआ, एक क्रिया जैसे ही कंप्लीट हुई उसने दूसरी क्रिया कर दी, तो इस टाइप की जो क्रिया कहलाएंगी, भोजन करना जो क्रिया है ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक और, वाच्य। इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए वाच्य क्या है, वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी वाक्य में जो क्रिया पर, क्रिया का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो प्रधानता किसकी है, उसमें क्रिया कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। उसी के आधार पर तीन टाइप के वाच्य हमारे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर क्या होगा, कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर कृतवाच्य हो गया, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्मवाच्य, और जहां पर भाव की प्रधानता होगी वहां भाववाच्य। प्रधानता से क्या मतलब है कि जो हमारी क्रिया का रूप लिखा होगा, यानी जिस रूप में क्रिया लिखी होगी वो रूप किस पे डिपेंड कर रहा है, कर्ता पे डिपेंड कर रहा है तो कृतवाच्य, कर्म पे डिपेंड कर रहा है तो कर्मवाच्य, और भाव पे डिपेंड कर रहा है तो भाववाच्य। यानी क्रिया का जो रूप है उसका जो भी लिंग होगा, जो भी वचन होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके आधार पर हम बताएंगे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा, थोड़ी सी ही इसमें बात समझने वाली है, और आप अगर वो एक छोटी सी बात समझ गए तो आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, मैंने नोटिस किया है इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, बच्चा थोड़ा सा भी सेंटेंस इधर उधर देखते ही घबराने भी लगता है और गलत भी कर देता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि कर्ता जो है हमारा वो कैसे इफेक्ट करेगा क्रिया को, कर्म कैसे करेगा इफेक्ट क्रिया को, और भाव कैसे करेगा इफेक्ट क्रिया को। तो देखिए पहला वाक्य हमारा क्या है ये हमारा कृतवाच्य का है। मैंने आपको बताया कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता है। लड़कियां बाजार जा रही हैं, अब जो हमारा आप देखो कि यहां पर जो हमने क्रिया का रूप लिखा है जा रही हैं, ये जो हमने क्रिया का रूप लिखा है कि लड़कियां बाजार जा रही हैं, अब ये जा रही है किसके आधार पर है, बाजार के आधार पर है या फिर लड़कियों के, किसकी प्रमुखता है इसमें, लड़कियों की वजह से लिखा गया है जा रही है। किसकी वजह से लिखा गया है, लड़कियों की वजह से। क्या बाजार, अगर हम बाजार लिखते तो बाजार के साथ ये क्रिया आती, बाजार तो क्या हो जाता हमारा, एक वचन हो जाता, कुछ और बनता। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमने क्रिया लिखी है ये किसके आधार पर है, लड़कियों के आधार पर है, तो इसमें क्या प्रमुखता किसकी हो गई, कर्ता की प्रमुखता हो गई। मां रामायण पढ़ रही है, अब फिर से पढ़ रही है, क्रिया किसके आधार पर लिखी गई, मां के आधार पर, कर्ता के आधार पर, तो ये क्या हो गया हमारा, कृतवाच्य हो गया। कुमकुम खाना खाकर सो गई, आप देखिए सो गई, ये क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है, कुमकुम के आधार पर, तो ये क्या है, कर्ता। तो जब हमारी क्रिया का जो रूप है वो किस पे डिपेंड करेगा, कर्ता पे डिपेंड करेगा, तो हमारा कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कर्म पे कैसे डिपेंड करेगा, क्या नाम है हमारा क्रिया का रूप, तो अभी देख लेते हैं कैसे डिपेंड करेगा। देखिए आप एकदम समझ जाएंगे। कर्म वाच्य उसे कहते हैं जहां वाच्य बिंदु क्या हो, कर्ता ना होकर कर्म हो। वर्षा से
पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए जो पढ़ी गई है ये किसके हिसाब से लिखा गया है, वर्षा के हिसाब से कि पुस्तक के हिसाब से, किस पे डिपेंड कर रहा है, पुस्तक पढ़ी गई। क्या कार्य हुआ, पुस्तक पढ़ी गई है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्रिया है ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसका मुख्य कर्ता कौन, मतलब किस पे ज्यादा इसका वो हो रहा है, आधार बन रहा है, वो है पुस्तक। लेख लिखा गया, अब ये लिखा गया क्रिया जो है किस पे है, लेख पर। गीत गाया गया, गाया गया गीत पर। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है क्या, पता। ठीक है, तो ये जो अब देखिए लास्ट वाले से थोड़ा सा और आपको कंफर्म होगा, ये देखिए ये क्या है, बहुवचन, बहुवचन का ही रूप है ये, डाकुओं। इससे क्रिया हमारी क्या है यहां पर, एक वचन। क्रिया कैसी है हमारी, एक वचन, रहा है, किसकी वजह से है, पता, यानी ये जो कर्म है इसकी वजह से क्रिया का रूप एक वचन में है। तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। ऐसे ही वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर लड़कियों से पुस्तक पढ़ी गई भी लिखा जा सकता है, वर्षा की जगह अगर मैं क्या लगा दूं लड़कियों से पुस्तक पढ़ी गई, तो ये पढ़ी गई क्या है, एक वचन, किसकी वजह से होगा, पुस्तक की वजह से। खेल, लेख लिखा गया, अब मैं उसको ऐसे भी करता हूं, लड़कों से लेख लिखा गया, तो ये गया एक वचन किसकी वजह से, लेख की वजह से। सभी से गीत गाया गया, गया एक वचन किसकी वजह से, गीत की वजह से। ठीक है, तो जब हमारी क्रिया का रूप कर्ता की वजह से होगा तो वो क्या कहलाएगी, कृतवाच्य। जब क्रिया का रूप हमारा किसकी वजह से होगा, कर्म की वजह से होगा, वो कहलाएगा हमारा कर्मवाच्य। और अब बात कर लेते हैं भाववाच्य की, तो जब हमारा जो क्रिया का रूप है वो क्या होगा, एक भाव होगा, तो वो भाववाच्य कहलाएगा। जैसे हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, अब क्रिया का रूप देखिए, ठहरा जाता। ठहरा जाता क्या, एक भाव ही तो है कि यार मेरे से नहीं ठहरा जाता वहां। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, तुमसे शोर में क्यों, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। तो ये सारी की सारी क्या है, एक भाव प्रकट कर रही है क्रिया हमारी। तो जब क्रिया क्या कर रही है, भाव प्रकट कर रही है, तो वो क्या हो गई, भाववाच्य हो गया हमारा वाक्य। ठीक है, तीनों चीजें कंफर्म हो गई आपको कि भाई कृतवाच्य कि जब हमारा क्रिया क्या हो, कर्ता के हिसाब से हो, लिखी गई हो, यानी क्रिया का लिंग वचन ये सब चीजें किसके आधार पे हो, कर्ता के आधार पे हो, तो वहां क्या होगा, कृतवाच्य। जब हमारा क्रिया का लिंग और वचन किसके आधार पर होगा, कर्म के आधार पर होगा, तो वहां क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। और जब हमारा क्या होगा, ये क्रिया का जो रूप है ये किसके आधार पर, ये भाई भाव होगा कि मुझसे नहीं कहा जाता, मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं बैठा जाता। ठीक है, तो ये सब क्या है, भाव है। कहीं पर खुशी का भाव दिखा रहा होगा, कहीं पर दुख का भाव, जैसे मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, यहाँ पे परेशानी का भाव दिखाया जा रहा है कि यार मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, वाच्य आपको थोड़े से ही टाइम में देखिए बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे काल की। काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्या हो, कार्य करने या फिर होने के समय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी जो हमारी क्रिया है ये उसका समय बतलाए कि भाई किस समय क्रिया हो रही है, हो चुकी है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, काल कहलाएंगी। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। कार्य का समय पता चले और यह पता चले कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है कि अभी अपूर्ण है, प्रोसेस में है या कंप्लीट हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे, काल। मोटे मोटे शब्दों में काल क्या होता है, समय होता है। ठीक, जैसे टीना पढ़ाई कर रही है, अब यहां पे क्या पता चल रहा है कि भाई प्रेजेंट में काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो समय का भी पता चल रहा है और अवस्था का भी पता चल रहा है। मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था, अब हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया हुई वो पास्ट में हो चुकी है, बनाया था का लग दिया यहाँ पे। मुकुल मित्रों के साथ अमृतसर जाएगा, फ्यूचर में ऐसी एक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, काल बतलाता है हमको। अब काल देखिए कितने टाइप के होते हैं, काल होते हैं हमारे 3 टाइप के, सभी को पता होगा कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक,
वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप सोचोगे कि यार ये तो कोई भी बतला देगा, लेकिन नहीं बाबू, हिंदी है, हिंदी में कहाँ पर एग्जामिनर फंसा दे। अब आप देखेंगे कि वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान काल के ही 5 रूप हैं, भूतकाल के 6 रूप हैं, भविष्य काल के 3 रूप हैं। तो इसीलिए हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बिल्कुल इतनी, उनमें गैप इतना कम होता है ना कि कंफ्यूजन बनता ही बनता है। तो इसीलिए एक भी चीज, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक भी चीज मिस नहीं करनी, चाहे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देके पढ़ना पड़े, ज्यादा नोट्स बनाने पड़ जाए, लेकिन चीज मिस होने की वजह से पेपर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बार जैसी मेरी संभावना मुझे लग रही है कि हिंदी जो है इस बार टफ आएगी, क्योंकि प्रीवियस सारे पेपरों में हम देख चुके हैं हिंदी इन्होंने बहुत ही आसान दी थी। अब क्या कर सकता है कि ये थोड़ा सा चेंज करने के लिए, कि भाई सरप्राइज भी करने के लिए हिंदी को टफ कर सकते हैं। तो हिंदी पे आप पूरा ध्यान दीजिए, चाहे इजी आए चाहे टफ आए, आपका टारगेट तो सिर्फ एक ही है भाई, कि हिंदी के 100% क्वेश्चन हमें सही करने हैं। हिंदी के 100% क्वेश्चन आपका सिलेक्शन होने का 70% चांस क्रिएट कर देते हैं। जिसने हिंदी के सारे क्वेश्चन सही करो, उसके 70% चांस अकेले सब्जेक्ट से कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी डिपेंड करता है, अगर मैथ और अच्छी कराए तो फिर तो क्या ही कहने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल सभी जानते हैं, प्रेजेंट, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान कहते हैं। जैसे आनंद सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तुम क्या लिख रही हो, ये सब क्या है, वर्तमान में, प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता हो, वो वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के भेद जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। वर्तमान काल के हमारे 5 भेद हैं। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ये है चीजें जो एग्जाम में फंसा सकती हैं भाई। तो सबसे पहला देखें, 1 बाय 1 हम समझेंगे, और आप अगर इस चीज को एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे तो आपको वैसे भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखने से आप समझ जाओगे कि ऑप्शन देखते हैं हाँ यार क्या बताया था सर ने। तो देखिए सामान्य वर्तमान क्या है। सामान्य वर्तमान काल वह रूप है जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से सामान्यता प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकट हो और ना ही संदेश मिले कि वह क्रिया सामान्य वर्तमान की होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, अब यहां पर हमें क्या है, कार्य के अपूर्ण होने का भी कोई संकट नहीं है कि भाई पता नहीं खेलते हैं, खेल रहे हैं ना, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ये प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अभी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे ये भी नहीं पता चल रहा है, इससे पहले खेल चुके हैं ये भी नहीं पता चल रहा। प्रेजेंट की बात करते हैं कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं। दूसरा इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ता है, ते हैं, ती है। जहां पर भी अंत में आपको ता है, ते है, ती है मिल जाए, वो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, तो ये सब क्या है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है। चलिए आगे देखें, अगर हम पूर्ण वर्तमान काल तो क्या होगा कि कार्य जो है हमारा वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन कब, प्रेजेंट में। जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, कार्य जो कंप्लीट हुआ है वो जस्ट अभी प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को मिलेगा, वहां पर क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल। अब बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा हमारा, जहां पर क्या हो, क्रिया के प्रेजेंट में होने का संदेह हो, ऐसा संदेह हो कि वो क्रिया जो है इस टाइम पे हो रही होगी। जैसे मां खाना बना रही होगी, तो अब क्या है, इसमें क्रिया के प्रेजेंट में होने का, कि अभी हो रही है नहीं हो रही, संदेह है। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो अब इसमें क्या है, संदेह है कि भाई प्रेजेंट में हो भी रहा हो शायद काम, शायद ना भी हो रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको जो चीज बताएगी वो क्या कहलाएगी, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगी। चलिए आगे बात करें तत्कालिक। तत्कालिक में क्या होगा हमारा, कार्य जो है चल रहा होगा,
ना कंप्लीट हुआ है जस्ट अभी अभी, ना कोई संदिग्धता है, हमें क्या पता है, कार्य के उसमें प्रोसेस में होने का पता चलेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो ये तीनों क्या है, प्रोसेस में है कार्य, ठीक है, प्रेजेंट में प्रोसेस में है। पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब अभी मैं ये कार्य कर रहा हूं, चल रहा है ये कार्य। पहचान रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान काल होगा। उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल, जहां पर क्या हो, संभावना हो, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, यानी प्रेजेंट में उस काम के पूरा होने की संभावना की जाएगी। जैसे वह लौटा हो, यानी उसके लौटने की संभावना कब की जा रही है, प्रेजेंट में की जा रही है। वह आया हो, प्रेजेंट में उसके आने की संभावना है। उसने खाया हो, वह चलता हो, तो ता हो, ती हो, आया हो, जाया हो, खाया हो, ये सब क्या है, हमारे संभाव्य, जहां पर क्या हो, संभावना बनी हुई हो कार्य के प्रेजेंट में होने की, वो हमारा संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा। फिर आता है भूतकाल, सभी जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पास्ट। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का या फिर चलते रहने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। वह खा चुका था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैं घूमने गया था, गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है, ये सारे क्या है, जिससे भी हमें क्या पता चलेगी, जो हमारी क्रिया है वो भूतकाल में हो चुकी है, भूतकाल में कार्य हो चुका है, उसको भूतकाल बोलेंगे। भूतकाल के हमारे 6 भेद है, सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुबद्ध, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सामान्य भूतकाल कौन सा होगा, जिस भूतकाल से क्या हो, जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो और क्रिया को सामान्य क्या हो, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो और उस क्रिया को क्या ना हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चलता है, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन आया, मोहन आया, अब मोहन क्या है, आ गया है भाई, यानी ये क्या है, पास्ट में ये आने वाला जो काम है वो हो चुका है। श्री राम ने रावण को मारा, ये कार्य पास्ट में हो गया है। सीता गई, तो ये क्या हुआ, जाने का कार्य हो गया है। तो यानी ये सारी क्रियाएं कब हुई हैं, पास्ट में हुई हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अगला आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूची में होती है। जैसे मैंने आम खाया है, अब यहां पर क्या है, मैंने आम खाया है, तो खाया है आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा आसन्न भूतकाल, यानी खाने का जो कार्य है वो हो गया है, लेकिन कब हुआ है, अभी अभी। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, कार्य करके यहां पर आ गई है, अपना पढ़ाने का कार्य वो कर आई है। अभी तो सोकर उठा हूं, यानी सो रहा था अब उठ गया हूं। तो क्या हो रहा है, जितनी भी क्रिया थी सोने की, पढ़ाने की, खाने की, ये सब पास्ट में हो चुकी हैं, तो उसको बोलेंगे हम आसन्न भूतकाल, जिससे हमें क्या पता चले कि क्रिया पास्ट में हो चुकी है, लेकिन वो पास्ट अभी जस्ट अभी अभी खत्म हुआ, यानी जस्ट पहले ही ये काम हुआ है, 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 10 मिनट पहले ये कार्य अभी अभी हुआ है। तो ये कार्य क्या होगा हमारा, यानी पास्ट का कार्य जस्ट अभी अभी खत्म हो गया, तो उसको बोलेंगे आसन्न भूतकाल। उसके बाद बात करें अगर हम पूर्ण भूतकाल की, तो पूर्ण भूतकाल क्या हुआ, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है। जैसे उसने शाम को मारा था, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। अब यहां से हमको ये शाम नहीं, श्याम है, यहां से हमको क्या पता चल रहा है, क्रिया का कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई हाँ ये क्रिया जो है पास्ट में हुई थी, ना जस्ट अभी अभी खत्म हुई, ना कोई इसमें संदिग्धता है, कंफर्म है कि उसने शाम को मारा था, पक्की बात है, पास्ट में ये क्रिया हुई है। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये सारी चीजें क्या है, समाप्ति की क्या कर बता रहे हैं, समाप्ति का समय स्पष्ट कर रहे हैं, समाप्ति का समय स्पष्ट कर रहे हैं, क्रिया की समाप्ति का समय यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा पूर्ण भूतकाल।
फिर आता है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया जिससे क्या पता चले कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, मतलब पूरी नहीं हुई थी, चल रही थी। सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, राकेश बाजार जा रहा था। तो ये क्या है, क्रिया पास्ट में हो रही थी लेकिन इनके पूर्ण होने का बोध हमें नहीं होता, पास्ट में ये क्रिया चल रही थी। रहा था, रही थे, अपूर्ण भूतकाल। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। तो भूतकाल की क्रिया में क्या हो, अनिश्चितता हो या फिर संदेह हो। जैसे बस छूट गई होगी, अब बस छूट गई होगी का क्या मतलब है, पास्ट की बात चल रही है भाई, पास्ट में छूट गई होगी। तू गया होगा, तू वहां जरूर गया होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, पास्ट में ही है, लेकिन क्या है, यहां पर संदेह है कि शायद बस छूट गई होगी, शायद तू वहां गया होगा, कंफर्म नहीं है। क्रिया जो होनी थी वो पास्ट में हो गई, हुई कि नहीं हुई इस पे क्या है, संदेह है। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, अब अगर हो गई होंगी तो भी पास्ट में हुई होंगी, ठीक है, अगर क्रिया हुई होगी तो पास्ट में हुई होगी, लेकिन क्या है, संदेह बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद आता है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह क्या कहलाता है, हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। ये जो हेतु वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, कारण, यानी एक क्रिया के कारण दूसरी क्रिया अटकी हुई हो या डिपेंड कर रही हो, उसको कहते हैं हेतु हेतुमत। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब पास्ट की एक घटना है क्या, कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, पास्ट की हैं, फसल हो चुकी है, पता ही खराब हुई है, तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया के होने पर, भूतकाल की एक क्रिया के होने पर भूतकाल की ही दूसरी क्रिया क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी प्रेजेंट में तो तुम फेल हो गए हो। तो यहां पर क्या हुआ, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड कर रही है, एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्या है, हमारा क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। वह कल घर जाएगा, मैं समय पर काम पूरा कर लूंगा, चिंटू कल कसौली जाएगा, यानी क्रिया जो होनी है वो ना हो चुकी है ना अभी हो रही है, वो कब होंगी, भविष्य में होंगी। जब भी होंगी, कल परसों तरसों हमें नहीं पता, लेकिन भविष्य में वो क्रिया होंगी, उसको बोलेंगे भविष्य काल। इसके भी क्या है, तीन भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो बात करते हैं सबसे पहला सामान्य भविष्यकाल की। तो सामान्य भविष्यकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता है वह क्रिया सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य वक्त भविष्य में होगी और वह सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। यानी जो हमारी क्रिया है वो कैसी होगी, भविष्य में होगी, कन्फर्म, भविष्य में वो क्रिया कन्फर्म होगी। वह घर जाएगा, कोई यहां पर डाउट नहीं है। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। तो जहां पर क्या हो, हमारी क्रिया सामान्य हो और भविष्य में उसके कन्फर्म हो होना, उसको बोलेंगे सामान्य भविष्य काल। ठीक है, फिर आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य क्या है, कि जहां पर संभावना हो, भविष्य में उस कार्य के होने की संभावना हो, उसको बोलेंगे संभाव्य। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, अब परीक्षा हो चुकी है, अंक भविष्य में मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या है, संभावना है कि शायद अच्छे अंक प्राप्त हो। शायद चोर पकड़ा जाए, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। ठीक है, तो ये सब क्या है, संभाव्य, कि भविष्य में होने की संभावना। मोस्टली आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, शायद, हो सकता है, इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें हेतु हेतुमत भविष्य काल, तो जैसा हेतु हेतुमत भूतकाल था ऐसे ही हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। इसमें क्या होगा, एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करेगा। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो राकेश पढ़े। ठीक है, तो ये जो भविष्य में होने वाली क्रियाएं हैं ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, इन क्रियाओं के कंप्लीट होने पर। यानी अगर ये क्रियाएं कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी, तो ये क्रियाएं भविष्य में होंगी। ठीक है,
तो इस टाइप की जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे हम हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो देखिए बच्चों, इस छोटे से लेक्चर में ही हमने 3 बहुत अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर लिए। कौन कौन से? हमने क्रिया पढ़ ली, हमने वाच्य पढ़ लिए और हमने काल भी पढ़ लिए। अब आप कोई सी भी बुक उठाइए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। आप देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप वीडियो एक बार और देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर से कुछ पूछने की जरूरत पड़ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका आपको 100% समाधान बताएंगे और आपकी सहायता के लिए हम 24/7 तत्पर हैं। आप जब चाहें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट करिए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की हो। यही नहीं कि आप सिर्फ हिंदी के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उस सब्जेक्ट का हमको बताइए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। हम आपकी वो प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर करने की अपनी भरपूर प्रयास करेंगे और कन्फर्म है कि कर भी देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ते रहिए बिल्कुल ध्यान से। समय हमारे पास भरपूर है लेकिन इसको गंवाना नहीं है। आप डेली पढ़िए जरूर, चाहे एक सब्जेक्ट ही पढ़िए नोटिफिकेशन आने से पहले। और मेरा मानना यह है कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ लीजिए आपने, कौन कौन से? हिंदी और गणित। इन 2 सब्जेक्टों को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप इन दोनों में 100% मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको आपकी मुट्ठी में है। और ये समय इसी चीज का है, इन दोनों सब्जेक्ट्स पे काम करने का, कि आप ये दोनों सब्जेक्ट इतने पावरफुल कर लें, अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपका इसमें 100% रिजल्ट हो दोनों सब्जेक्टों में। ठीक है, क्योंकि देखिए जीएस अथाह सागर है। आप कितनी भी डुबकी मारोगे, कितनी भी डुबकी मारोगे, तो भी आप अगर 30% सही कराओ तो गलत होने के चांसेस फिर भी रहते हैं। ठीक है इसीलिए मेरा हमेशा हर स्टूडेंट को ये कहना होता है कि आप ये 2 सब्जेक्ट अपने ऐसे कर लो कि इनमें आप पूरे के पूरे मार्क्स लाओ, और बहुत इजीली आ भी जाते हैं। बहुत इजीली है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। आप सही सही पढ़ाई करेंगे, सही जगह से पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इनमें हिंदी में और गणित में आपके पूरे पूरे मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को, इस टारगेट को लेके पढ़िए 1 महीने कि मुझे हिंदी और गणित अपनी 1 महीने में ऐसी करनी है कि भाई 100% क्वेश्चन हमें हिंदी और गणित के करके आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। और हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आपसे बार बार कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।